अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मुबशर पाडेला और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया है। 35 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बस लाड़काना से ईरान जा रही थी जिसमें 50 से जायद अफराद सवार थे। 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। आपको बताएं कि हादसा ईरान के शहर यज़्द में मुबैना तौर पर बस के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया है। ज़राए के मुताबिक ज़ायरीन के काफ़िले 2 बसों पर मुश्तमिल था। ज़्यादातर ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना से है, जबकि घोटकी, खैरपुर, मेहड़ और दीगर शहरों के ज़ायरीन भी बस में सवार थे। आपको बता रहे हैं कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा 35 अफराद जाँ बहक हो गए। बस लाड़काना से ईरान जा रही थी जिसमें 50 से ज़ायद अफराद सवार थे। 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। आपको बता रहे हैं कि हादसा ईरान के शहर यज़्द में मुबैना तौर पर बस के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया है। ज़राए के मुताबिक ज़ायरीन का काफिला 2 बसों पर मुश्तमिल था। ज़्यादातर ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना से था। आपको आम खबर से आगाह करें हैं कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया है। 35 अफराद की जान चली गई है। बस लाड़काना से ईरान जा रही थी जिसमें 50 से ज़ायद अफराद सवार थे। 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। हादसा ईरान के शहर यज़्द में मुबैना तौर पर ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा। बस में 52 ज़ायरीन और 2 ड्राइवर मौजूद थे। ज़्यादातर ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना से था। 10 ज़ायरीन खैरपुर के भी बस में मौजूद थे। हादसे का शिकार बस की गाड़ी की बैटरीज ख़राब और जनरेटर भी ख़राब था। आपको बता रहे हैं कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा। बस में 52 ज़ायरीन और 2 ड्राइवर मौजूद थे। ज़्यादातर ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना से था। 10 ज़ायरीन खैरपुर के भी बस में मौजूद थे। हादसे का शिकार बस की गाड़ी की बैटरीज ख़राब और जनरेटर भी ख़राब था। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया है। 35 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 16 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। अमवात में इजाफे का भी खदशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी, लाड़काना के रिहायशी सैयद अतर शाह शमसी की रहनुमाई में लाड़काना से ईरान जाने वाले काफिले के ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़्द के मुकाम पर मुबैना तौर पर जो है वो टायर ब्रेक फेल होने के बायस जो है वो हादसा पेश आया है और गाड़ी जो है वो दीवार से जा टकराई है, जिसमें काफिले के जो सालार हैं सैयद अतर अली शाह शमसी, उनके मुताबिक खवातीन समेत 32 ज़ायरीन के शहीद होने की तस्दीक हो चुकी है और बेशतर जख्मी हैं, जिन्हें ईरानी हुकूमत की जानिब से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सैयद अतर अली शाह के मुताबिक ज़ायरीन के काफिला जो है उनका काफिला 2 बसों पर मुश्तमिल था, जिसमें 100 से ज़ायद ज़ायरीन शामिल थे। ताहम जो बस हादसे का शिकार हुई है उसमें जो है वो 51 ज़ायरीन सवार थे, जिनमें 10 का ताल्लुक जिला खैरपुर मीरठ, 6 का ताल्लुक जिला कनकोट कश्मीर और बाकी तमाम ज़ायरीन का ताल्लुक जिला लाड़काना से बताया गया है। और हादसे से कबल भी बताया जा रहा है कि बस जो है वो बैटरीज फेल होने की वजह से और जो है वो दीगर मसाइल की वजह से जो है वो नाकारा हुई थी और उसको दोबारा रिपेयर करके सफर पे गामजन किया गया था। शिकायत थी कि बस की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है और जो काफिले के सलार हैं वो इसी बस के अंदर थे, लेकिन इत्तफाकन उनके जो दूसरी बस थी वो पाक ईरान बॉर्डर के शहर जो है वो रमदान के करीब ड्राइवर्स के पासपोर्ट और वीजा के तकनीकी मसले के बायस जो है वो रुकी रही, जिसकी वजह से वो उस बस से उतरे और अपने नायब सलार को उन्होंने फ्रंट बस में भेज के और वहां पे भेज दिया। इसमें एक और बात ये भी जो हमें बताई गई। जी शहजाद, ये बताइएगा कि हादसे का शिकार बस में जो लोग शहीद हुए हैं इनका ताल्लुक कहां से था और जख्मियों का ताल्लुक कहां से था? देखें, जो हादसे का शिकार जो लोग हैं उनमें तकरीबन 51 लोग जो हैं उस बस में सवार थे, जिसमें 10 का ताल्लुक तो जिला खैरपुर मीरठ से है और 6 का ताल्लुक जो है वो जिला कनकोट कश्मीर से है। बाकी जिला लाड़काना है, जिसमें 9 देरो भी है। लाड़काना के मुख्तलिफ शहर के मकामात हैं, रतो देरो भी शामिल है, मुख्तलिफ तहसीलों के लोग हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि उनमें जख्मियों का ताल्लुक कहाँ से है और जो शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है,
کیونکہ شہداء کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑی ہے، اور ابھی فی الحال یہ چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں اس واقعے کو، اور ابھی جو صورتحال ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ کلیئر ہوگی اور پھر بتایا جا سکے گا کہ جو زخمی ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہیں اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کا تعلق کہاں سے. جی، حادثے کا شکار ہونے والی بس میں سوار مسافروں کا تعلق لاڑکانہ سے تھا. امدادی ٹیموں نے زخمیوں اور لاشوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ شہزاد خان، آپ آگاہ کر رہے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے. 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو کے مطابق تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. حادثہ کار اور وین کے تصادم کی صورت میں پیش آیا. حادثے میں زخمی افراد وین میں سوار تھے. یہاں آپ کو بتائیں کہ بھاولپور میں ٹول پلازا پر ٹریفک حادثہ. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. حادثہ ٹول پلازا پر کھڑے ٹرالر کے عقب سے دوسرے ٹرالر ٹکرانے کے باعث پیش آیا. حادثے کے بعد آگ لگ. پنجاب حکومت نے اپنے پیسے سے ریلیف دیا. اس میں وفاق کا کوئی کردار نہیں. معاملے پر سیاست نہ کی جائے. دیگر صوبے بھی تقلید کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے اجلاس سے خطاب. انہوں نے کہا کہ آج مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر ہے. مہنگائی 38% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے. پنجاب نے اپنے فنڈ سے یہ 2 مہینے کی ریلیف مہیا کیا پنجاب کے عوام کے لیے، جس کا وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں. اس کے اوپر سیاست کرنا، پالیٹکس کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی ہم بسم اللہ کریں، وہ اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں. 22 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ، بامی مشاورت سے پھر ہم نے اقدامات اٹھائے. آج اس کا نتیجہ ہے الحمدللہ بتدریج انفلیشن جو ہے اس کا ریٹ 38% سے کم ہو کے 11.5% پہ آ گیا. بہت جاندار منصوبہ جو اس کو ہم شکل دے رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ عملی جامہ پہنائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کو پوری طرح آن بورڈ لے کر پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح کوئی ایسا جاہلانہ قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر سنی. جوابی تقریر اس سے زیادہ سخت کر سکتے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پنجاب حکومت نے اخبارات میں اشتہار دے کر بجلی کے بلوں میں ریلیف کے ڈھول پیٹ دیے. آپ نے آج بھی میں نے وہاں کے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی، مجھے بہت افسوس ہوا. کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں. یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں. ہم نے کبھی بھی کوئی مشورہ دیا ہے تو تعمیراتی دیا ہے، تنقید برائے تنقید کے بیاف پہ نہیں دیا. لیڈروں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ ہم 1 مہینے کے لیے بس ہم نے وہ دے دیا، ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتہار چلا دیے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. تانے بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ حکومت کے پیسوں سے بجلی کم کی ہے، آپ بھی کر لیں. تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئے. موقع ملا ہے تو عوام کی خدمت کریں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل سامنے آ گیا. کہا کہ سندھ میں 16 سال سے آپ کی حکومت ہے. مریم نواز نے اپنے صوبے کے فنڈ سے پنجاب کے لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا. سندھ میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوتی تو مریم نواز سندھ کے لوگوں کو بھی ریلیف دیتی. 7 ماہ سے تحریک انصاف مریم نواز کے ہر عوام دوست اقدامات پر تنقید کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کی خدمت کریں گی، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا کہ سندھ حکومت بھی پنجاب کی طرح ریلیف کے لیے اقدامات کرے. حکومت سندھ اخراجات کم اور بجٹ سے کٹوتی کر کے بجلی بلوں میں ریلیف دے. آج ہی سندھ گورنمنٹ کو بھی میں نے کہا ہے کہ 14 روپے جو ہے بجٹ میں سے کوئی گنجائش نکالی جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے وفاقی حکومت وزیر اعظم پاکستان کو بھی خط آج ارسال کر دیا ہے کہ آپ بھی نظر ثانی کریں اور کوئی اسپیشل پیکج جو ہے انرجی سیکٹر کو صارفین کے لیے بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی دیں. ہم کوشش کریں گے کہ وفاقی حکومت کو بھی اس بات پر تیار کریں کہ وہ پاکستان میں کراچی کی سچویشن کو سمجھے کہ پورا پاکستان ایک طرف اور یہ معاشی ہب شہر ایک طرف ہے، تاکہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ کراچی سے چلتا ہے تو کراچی کو آپ یہ کوئی ایک ایسا پیکج دیں جس سے لوگ افادہ حاصل کر سکیں اور یہ انڈسٹری جو ہے وہ اور آگے چل سکے. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بجلی کا بل اتنا بڑھ گیا ہے کہ غریب عوام ادا نہیں کر سکتے. ہم نے حکومت کو بل کم کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کوئٹہ میں بات چیت. کہا کہ تنخواہوں اور مکان کی کرائے سے زیادہ تو بجلی کے بل آتے ہیں. 28 اگست کو بجلی کے معاملے پر ہڑتال ہوگی. یہ ہم سے کہتے ہیں کہاں سے ہم بجلی کی قیمت کم کریں، اپنی عیاشیاں کم کرو، اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ.
प्रेशर हम डेवलप करें ताकि हुकूमत को हम मजबूर करें कि वो अपने माहदों को भी पूरा करें और हमें रिलीफ दें। जो हुआ है वो भी हमारी कामयाबी है कि हमने उनसे करवा लिया ये, लेकिन ये पीनट है। उसमें जो है वो सिंध हुकूमत ने ये काम क्यों नहीं किया, बलूचिस्तान ने क्यों नहीं किया, केपी ने क्यों नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि ये कुछ भी नहीं है। 14-14 रुपए लागत के मुताबिक बिजली की कीमत का तयन पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, सिर्फ पंजाब में नहीं। तनख्वाहदार लोगों पे जो टैक्स लगाया हुआ है, इसी तरह ये अपनी मराहत कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हड़ताल होगी। हमने आईपीपीज़ पर खामोशी के साथ काम शुरू किया, मगर मिनिस्ट्री से खबर लीक हो गई। तमाम के तमाम लोग आईपीपीज़ की वैगन में चढ़ गए। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है, हमने बैनुल अक़वामी मुआहदे के अंदर रहते हुए आईपीपीज़ को बिजली की कीमतों में कमी के लिए आमादा किया। मार्च 18, 2024 को जब आईपीपीज़ का कोई शोर और रौला नहीं था, हमने खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया। ये बात लीक हुई मिनिस्ट्री से कि आईपीपीज़ के ऊपर काम हो रहा है, कुछ होने वाला है। जिसने जो फ़ायदा उठाना था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एडवाइस, मशूरी के लिए, सब आईपीपीज़ की बैंड वैगन के ऊपर चढ़ गए। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं, हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज़ को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया में कहा गया कि दौरान इजलास मुबारक सानी केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को इजाफी दरख्वास्त दायर की गई। मुकदमे पर कौमी असम्बली में बहस हुई। मामला कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में दरख्वास्त दायर करने का मुतफ़िक़ा फैसला किया है। अटार्नी जनरल 22 अगस्त को नज़र सानी दरख्वास्त समाअत में पेश होंगे। इजलास में पाक उज़्बेकिस्तान ई कॉमर्स के शोबे में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत के लिए मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने प्राइम मिनिस्टर स्कॉलर डेवलपमेंट कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक काबीना कमेटी ने हुकूमती मिल्कियती इदारों के 12 और 15 अगस्त के इजलासों के फैसले की तौसीक़ की। पीपल्स पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी की तैयारियां। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने आज इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर की तंजीम साजी के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। लाहौर की तंजीम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए 16 नाम बिलावल भुट्टो के सामने रखे जाएंगे। अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुतासरीन दहशतगर्दी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि ये दिन प्यारों को खो देने वाले ख़ानदान की दर्द को याद दिलाता है। जिंदा बच जाने वाले अफराद अमन के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते हैं। 2 दहाइयों से जंग जारी की हमने भारी कीमत चुकाई है। आगे आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज मलिक एजाज आसिफ ने केस पर समाअत की। वकला सफाई की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर दलाइल दिए गए। अदालत ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की सदा मुस्तरद कर दी। दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा समाअत की बुशरा इमरान के 12 मुकदमात के ऊपर उनको मुलव्वस किया मुख्तलिफ बयानात की रोशनी में, जो कि को एक्यूज्ड के बयान थे और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थी, जिसकी के कानून में कोई कानूनी हैसियत या वक़्त नहीं होती। दहशतगर्दी के जज साहब ने बहुत डिटेल्ड, बहुत एग्जॉस्टिव और मुफस्सल दलाइल सुने बुशरा इमरान साहिबा की लीगल टीम से, और वो सारे दलाइल सुनने के बाद उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है। इसी स्टेज पर फर्क पड़ता है जी, फर्क तो पड़ता है। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी सेट ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया है। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरे सऊदी अरब में दिया गया था। बानी पीटीआई और एहलिया ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। सेट की कीमत तकरीबन 7,56,59,600 रुपये बनती है, जबकि ज्वेलरी सेट में शामिल हार की कीमत 5,64,96,000 रुपये है और बालियों की कीमत 1,50,65,600 रुपये बनती है, जबकि 50% देकर सेट की कीमत 3,57,65,800 रुपये बनती है। ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपये का नुकसान पहुंचा है। रेफरेंस में मजीद कहा गया कि बानी पीटीआई ने एहलिया से मिलकर
नेब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, 6 और 4 और 12 की खिलाफ वर्जी की है। बानी पीटीआई ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। वज़ारत उस्मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी और पैगाम रसानी में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया, जिनमें 2 लेडी वार्ड्स, स्वीपर और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी पर तैनात 3 एहलकार शामिल हैं। हिरासत में लिए गए अफराद के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। इन मुलाजमीन को पहले से ज़ेर हिरासत डिप्टी सुपरडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरडेंट बिलाल और नाजिम शाह से तफ्तीश के नतीजे में हिरासत में लिया गया। अब तक सहूलतकारी मामले पर डिप्टी सुपरडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरडेंट समेत 13 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला खारान से पहली मरतबा पोलियो का केस रिपोर्ट कर लिया गया है। ज़िला खारान की रिहायशी 2 साला बच्ची पोलियो वायरस का शिकार हो गई है। माजूरी के बायस बच्ची के टेस्ट सैंपल 25 जुलाई को लिए गए थे, जिसमें पोलियो की तस्दीक हो गई है। बलूचिस्तान में रवा साल के 8 माह में रिपोर्ट होने वाला ये 12वां केस है। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इक़दाम। मुल्क भर में 8 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान बैरून मुल्क से 140 परवाज़ें पाकिस्तान पहुँची। 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की अलामात पर आइसोलेशन में भेजा गया। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में बारिश के पानी ने सैलाबी शक्ल इख्तियार कर ली है। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। सेवरेज सिस्टम ना होने से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मजीद अहवाल देखते हैं सरफराज सोलंकी की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर बलूचिस्तान के इलाके ज़िला जाफराबाद के हैं, जहाँ से साबिक वज़ीर आज़म मरहूम मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली इक़्तिदार में रहे हैं। बदकिस्मती से यहाँ के बासी हर दौर में बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे हैं। सेवरेज का निज़ाम ना होने के बाइस हर साल मानसून बारिशें यहाँ के मकीनों के लिए किसी अज़ाब से कम नहीं होती। गटर के पानी से हमें डबोया जा रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों का हम लोग शिकार हो रहे हैं। मच्छर वगैरह हैं, बहुत से चमड़े की बीमारियां यहाँ पर हो रही हैं। उस दिन को ना भूलें जब हमारे पाँव में चंपल जूते वगैरह हमारे बच्चों को नहीं होते थे। हम आपके पोलिंग स्टेशनों में आते थे आपको वोट देने के लिए। आ करके देख करके तफरी करके चला गया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले बारिश से लेकर के अभी तक इधर पानी ठहरा हुआ है। मुसलसल 24 घंटे बरसने वाले बादलों ने जाफराबाद शहर को सैलाब ज़दा बना दिया। शहरियों का कहना है कि हर दौर में मुंतखब नुमाइंदों ने इन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा। हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया फौरी बारिश के पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। अब आपको बताएं कि मुल्क में मानसून का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर और जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश। आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद, हरीपुर और सवाबी में अब्र बरसा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और चक्कर चलने और गरज चमक के साथ आज मज़ीद बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में जोब, बारखान, मूसा खेल, लौरालई, सिब्बी, ज़ियारत और लसबेला समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। अब आपको बताएं कि खानपुर में चाशरा शरीफ के मुकाम पर दरिया सिंध भी भर गया है। बस्ती फोड़ा में मजीद सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। लोग घरों में महसूर हो गए हैं। फ्लड रिलीफ कायम ना हो सके, मकीन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना नईम से। जी नईम, क्या सैलाब की सूरत हाल आगाह कीजिएगा। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के मकाम चाचा शरीफ पर। यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है। 3,80,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा बस्ती पहोड़ा, बस्ती गुपांग मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। कच्चे के भी ज़ेर आब आ चुके हैं। कमात की फसल, चारा की फसल और धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। लोग घरों में महसूर होकर रहे। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए गए और ना ही कोई फ्लड रिलीफ कैंप किया गया है, ना ही कोई यहाँ पर जो मकामी नुमाइंदे हैं उन्होंने कोई इनकी देखभाल किया है, ना ही कोई खबरगिरी किया। तो यहाँ के जो मकीन हैं बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं। बस्ती गुपांग के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर रहीम खान से मुतालबा किया है कि इस बस्ती को आफतज़दा करार देते हुए यहाँ पर खुराक का बंदोबस्त किया जाए। और
اب آپ کو بتائیں पंजाब के शहर आरिफ वाला में सब्जियों के नर्ख आसमानों पर पहुंच गए हैं। सब्जियों का रेट 200 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गया है। शहरियों को दालों के बाद अब सब्जी पकाना भी मुश्किल हो चुका है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान जोया से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आरिफ वाला की सब्जी मंडी में भी महंगाई का जो राज है वो बरकरार है। कोई भी सब्जी 200 रुपए फी किलो से कम में फरोख्त नहीं हो रही। फूल गोभी, बंद गोभी, करेला समेत दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो वो 200 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। मजीद इसी हवाले से एक शहरी से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाई बताइए। बिल्कुल, आरिफ वाला में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले दालें इतनी ज़्यादा महंगी थी तो सोचा चले सब्जी पका लेते हैं। अब सब्जी लेने आए हैं तो सब्जी भी बहुत ज़्यादा महंगी है। कोई सब्जी 250 रुपये किलो है, कोई 300 रुपये किलो है। और अगर बात की जाए मसालों की, जो सब्ज़ मसाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि गरीब आदमी घर में 2 वक्त की जो रोटी है वो खा सकता है या पका सकता है। महंगाई बहुत ज़्यादा रूज पे हो गई है, तो इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए। जी देखें, शहरी कहते हैं कि दालों के बाद अब सब्जियों के जो रेट हैं वो भी हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बहुत शुक्रिया इमरान जोया आगाह करने। नानकाना साहिब में मानसून की बारिशें फसलों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई हैं। खेतों में फसलें मजीद निखर गईं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियां आमिर लतीफ़ से। इस वक्त किसान के साथ मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में होने वाली बारिशों से जहां पर ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे मुतासर हुए हैं और जो बारिश पड़ी है उसके नतीजे में जो धान की फसल काश्त की गई है उसके लिए खुश आइन साबित हुई है। जो यहाँ पर बीमारियां लगनी थी उनके चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। पानी की किल्लत के सबब धान की फसल सूख रही थी, वहाँ पर इस बारिश ने फसल को एक नई जिंदगी बख्श दी है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, आज बारिशों की वजह तो ना फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है और डीजल की बहुत बचत हुई है। तो इस तो किसान बहुत ज़्यादा खुश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बारिशों की वजह तो बहुत ज़्यादा बचत हुई है। जी, जैसा कि आपने किसान की बात सुनी है, किसान कह रहे हैं कि हालिया बारिशों की वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि डीजल बहुत ज़्यादा महंगा था। बहुत शुक्रिया आमिर लतीफ़ आगाह करने का। आप आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट अब से 1 घंटे बाद रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। शान मसूद कहते हैं मजबूत फास्ट बॉलिंग अटैक की मदद से हरीफ टीम को काबू करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेशी कप्तान बोले सीरीज़ में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमास ने गजा शहर के अंदर सुरंगों का जाल बिछा रखा है। गजा में निहत्ते शहरियों के कत्ल की मजम्मत करते हैं। इसराइल से भी इस बारे में बात की गई है। तर्जुमान पेंटागन पैट राइडर कहते हैं जंग बंदी मुआहदा इसलिए ज़रूरी है ताकि यरगमाल बनाए गए लोगों को रिहा कराया जाए। गजा जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म होना। मजीद बोले बांग्लादेश के साथ हमारी दिफाई शराकत दारी है जिसे हम जारी रखेंगे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यूनान में मुहाजिरीन की कश्ती को हादसा, गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले 59 तारकीन वतन की जान बचा ली गई है। आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में नौज़ायदा बच्चे को भी बचा लिया गया है। बच्चे को वालिदैन 3 दिन तक महदूद दूध में समंदर का पानी इस्तेमाल करके पिलाते रहे। कश्ती हादसे के बाद एक दुश्वार जगह पर फंसी रही। यूनानी जजीरा तैलौस पहुंचने वाले तारकीन वतन में एक नौज़ायदा भी साथ था। नन्हे बच्चे को भी तैलौस में बंदरगाह के मुहाफिजों ने बचा लिया था। खानदान को बचाने के बाद इब्तदाई तिब्बी इमदाद, खुराक, कपड़े और रिहाइशगाह फराहम की गई। यहाँ आपको बताएं कि अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज ने शादी के 2 साल बाद ही अदाकार बेन एफ्लेक से तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर लोपेज ने तलाक के कागजात लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जमा कराए हैं। जोड़े ने जुलाई 2022 में लॉस वेगस में शादी की थी। जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक की जोड़ी 2000 की दिहाई में बेनिफर के नाम से मशहूर हुई थी। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पेरिस में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स की दिलकश अदाएं, मुनफरिद मलबूसात में रैंप पर वॉक, देखने वाले दंग रह गए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।